चलो बेटा क्योंकि हम 2G के दुनिया में रह रहे हैं तो इसलिए वीडियोस थोड़े शॉर्ट शॉर्ट बना रहे हैं हम। तो अभी हमारे पास 4G नहीं है, सॉरी बेटा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है मिनिमाइज z इज इक्वल टू सी एक्स एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू सी एक्स। तो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स which is to be maximized or minimized subject to the given condition. Now अब अगर हम देखें constraints, तो constraints में आपको थोड़ा सा ऐसे डिटेल में समझाऊंगा। सपोज बेटा मेरे पास n प्रोडक्ट्स हैं, सपोज कॉपी, चेयर, टेबल, बुक, व्हाटएवर एक्स्ट्रा, और मेरे पास है m मशीन्स। ये मशीन्स का मतलब क्या है? मशीन्स का मतलब क्या है? कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो उनको हम मशीन्स के थ्रू ही पास करते हैं। यानी सपोज अगर हम बिस्किट बनाते हैं तो दूध, गेहूं, वटएवर उसमें क्या लगता है, और एक मशीन से जाते हैं, एक मशीन से जाके फिर दूसरी मशीन में जाता है, वहाँ पे और लास्ट में वो पैकेट कंप्लीट होता है, वो दूसरी मशीन में जाता है। तो ऐसे करके तो मशीन तो टाइम लेगा ना। एक मशीन में एक कोई फिक्स टाइम होगा, कितने टाइम में कितने बिस्किट्स देगा, कितने टाइम में ये कितना ये पैकेट्स को कंप्लीट करवाएगा। तो इसी तरह मैंने लिया, सपोज वी हैव n प्रोडक्ट्स और पासिंग थ्रू m मशीन्स। मेरे पास n प्रोडक्ट्स हैं वो जो पास हो रहे हैं किससे? m मशीन से। सपोज मैं पहला प्रोडक्ट के x1 यूनिट्स चाहता हूँ, दूसरे के x2 यूनिट्स चाहता हूँ, तीसरे के x3 यूनिट्स चाहता हूँ, और ऐसे करके मैं सो ऑन xn यूनिट्स ना। एक का मैं कॉस्ट C1 ले लेता हूँ, दूसरे का मैं C2 ले लेता हूँ, तीसरे का मैं C3 ले लेता हूँ। अब अगर अब मैंने कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों साथ में लिखा। अब हम क्या करेंगे, पहले n प्रोडक्ट्स जो हैं बेटा ये मैं पहली मशीन में पास करूंगा। मैं देखूंगा ये पहली मशीन कितना टाइम ले लेता है इन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सपोज जैसे मैं पहला प्रोडक्ट पहली मशीन में पास करता हूं तो सपोज मेरे पास A11 टाइम लगता है, नहीं पता कितना है लेकिन मैंने लिया A11। अब दूसरा प्रोडक्ट जब मैं फर्स्ट मशीन में पास करता हूं तो सपोज A12, तीसरा प्रोडक्ट फर्स्ट मशीन में पास करता हूं तो A13, ऐसे करके A1n, ठीक है। देन टोटल टाइम कितना लगेगा बेटा, जब मैं फर्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट मशीन में पास करता हूं तो कितना टाइम लगता है? A11। ये तो एक प्रोडक्ट का लगता है, मैं कितनी यूनिट्स बना रहा हूं? मैं x1 बना रहा हूं, तो कितना लगेगा? A11 x1 लगेगा ना पहला प्रोडक्ट जब मैं पहली मशीन में पास कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे करके जब मैं सेकंड प्रोडक्ट पहली मशीन में पास कर रहा हूं तो सेकंड प्रोडक्ट मैं पहली मशीन में पास कर रहा हूं तो उस टाइम सपोज A12 टाइम लगता है, लेकिन सेकंड प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बना रहा हूं मैं? x2 यूनिट्स। तो ऐसे करके सो ऑन। अब ये टोटल टाइम हो गया। ये टोटल टाइम मुझे नहीं पता 10 घंटे है, 12 घंटे है, 20 घंटे है, नहीं पता। तो मैंने क्या लिया, मैंने सपोज लेसर इक्वल लिया, सपोज ग्रेटर इक्वल, इन्हीं तीन ही कंडीशंस में, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, सपोज वो B1 के बराबर है, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही करके मैं पहले n प्रोडक्ट जो है दूसरी मशीन में, फिर पहले n प्रोडक्ट्स तीसरी मशीन में, तो मैं कुछ इस तरह की इक्वेशंस मिलेंगे मुझे, x1 x2, A22 x2, A23 x3 प्लस सो ऑन प्लस A2n xn लेसर इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू सपोज B2, ऐसे करके बेटा सो ऑन लास्ट में AM1 x1, AM2 x2 प्लस सो ऑन प्लस AMN xn। मान लीजिए लेसर इक्वल या ग्रेटर और इक्वल टू सपोज Bn के बराबर। अब आप देख लीजिए कॉन्स्टेंट्स, ये टोटल टाइम की बात हो रही है, टाइम को हमेशा मिनिमाइज कर रहे हैं, टाइम को हमेशा मिनिमाइज करना है, क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा कुछ चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, तो टाइम को हमेशा हम मिनिमाइज करना है। तो मैं इन इक्वेशंस को एक सिंपल सी इक्वेशन बनाऊंगा, वो ये आप देख लीजिए। देखो बेटा, तो क्या बनी थी पहली इक्वेशन? A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस सो ऑन प्लस A1n xn लेसर इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू से B1, फिर A21 x2 x1, A22 x2 प्लस सो ऑन प्लस A2n xn लेसर इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू B2, सो ऑन, ऐसे करके AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस सो ऑन प्लस AMN xn लेसर इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू Bn। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से लिखूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, A11 A12 A1n, A21 A22 A2n, AM1 AM2 AMN into x1 x2 xn लेसर इक्वल ग्रेटर इक्वल टू B1 B2 Bn।
ठीक है बेटा। अच्छा, इंप्लाइज दैट, इसको बोलते हैं हम, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा ए, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा एक्स, और इसको मैं लिखूंगा या लेस और इक्वल टू, अब ऐसे करके ए एक्स या ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी बी एन लिखूंगा मैं इसके बदले, और ए एक्स ग्रेटर और इक्वल टू बी एन, ए एक्स इक्वल टू, तो ये तीन हमें बनाना है, बने मेरे पास क्या, ए एक्स लेसर इक्वल टू बी एन, कॉमा ए एक्स लेसर ग्रेटर इक्वल टू बी एन। अब एक्स को हम वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं, ए को हम कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, और ये भी एक तरीके की कांस्टेंट मैट्रिक्स ही है, ठीक है, ए एक्स लेसर इक्वल। तो इन तीनों को हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो ये कांस्टेंट्स जो हैं बेटा, ये जो है ये हमेशा मिनिमाइज करना है, याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज, लेकिन टाइम कांस्टेंट जो कांस्टेंट्स है इसको हमें मिनिमाइज करना है। अब रह गई लास्ट वाली बात है रिस्ट्रिक्शंस। ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है, यानी कि यार डिसीजन वेरिएबल्स, ये डिसीजन वेरिएबल्स का मतलब क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स का मतलब है एक्स आई ग्रेटर और इक्वल टू 0, या ये देख लीजिए आप, बस ये चीज आपको याद रखना है। ये एक्स आई ग्रेटर और इक्वल टू 0 है क्या, देखो ये x1 x2 x3 सो ऑन, ये मैंने आपको बोला क्या, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। सो हमेशा डिसीजन वेरिएबल जो होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, डिसीजन वेरिएबल्स जो होता है हमेशा बेटा नॉन नेगेटिव। तो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज डिसीजन वेरिएबल, एंड प्रीवियस वन वाज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो लीनियर प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक नाउ दिस, मैक्सिमाइज z is equal to cx or minimized z is equal to cx subject to ax lesser equal to b, ax greater or equal to b, ax equal to b, या bn मैंने लिया था, for all xi greater or equal to 0। this is our whole chapter, इसी पे इधर उधर घूमेगा, यही हमारा है। this is objective function, this is constant, and these are decision variables. hope you have understand।